अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन मैन में फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 से है। इस टॉपिक का दूसरा नाम है मैकेनिज्म ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। ब्रीथिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रेश एयर, ऐसी एयर जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है उसको फ्रेश एयर कहते हैं, इज पम्प्ड इनटू द लंग्स। वो लंग्स में आती है एंड एयर विथ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रेश एयर हम बॉडी में अपनी नोज और माउथ के थ्रू लेके जाते हैं, यानी लंग्स तक पहुंच जाते हैं और लंग्स से ऐसी हवा नोज और माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो 2 फेजेस पे मुश्तमिल है। एक फेज का नाम है इंस्पायरेशन और दूसरी फेज का नाम है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर और एक्सपायरेशन का मतलब है मूविंग आउट ऑफ एयर। हम बॉडी में जब हवा लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन है तो ये कहलाता है इंस्पायरेशन, और जब नोज और माउथ से हवा बाहर निकालते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सपायरेशन। रेस्ट कंडीशन में हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, यानी जब हम रनिंग नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट है। हम 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं रेस्ट कंडीशन में। अब ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। ये जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो है लंग्स। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, लेकिन लंग्स ना तो खुद हवा को अंदर पुल कर सकते हैं और ना हवा को पुश कर सकते हैं। डायरेक्टली लंग्स खुद इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं कर सकते। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंस्पिरेशन होती है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक्सपिरेशन होती है। इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आगे चल के कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होते हैं, इसमें स्पेस कैसे क्रिएट होती है। जो सेकंड कंपोनेंट है जो मेजर रोल प्ले करता है हमारी ब्रीथिंग में, वो डायाफ्राम है। जो फ्लोर है चेस्ट कैविटी का उसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम क्या है? ये शीट है मसल्स की। जो नेचुरल शेप है डायाफ्राम की, जब डायाफ्राम एट रेस्ट होता है तो वो डोम लाइक होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये लेग्स डोम लाइक होता है। ये जो इसकी शेप का चेंज होना है ये भी ब्रीथिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो तीसरी चीज़ है जो ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हमारा रिब केज है। जो हमारा रिब केज है, हमारी जो पसलियाँ हैं, इनके दरमियान में मसल्स मौजूद होते हैं। इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स के दरमियान में फासला कम हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एलिवेट हो जाएगी, थोड़ा-सा ऊपर को उठ जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और अंदर जो उसके स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और जब ये रिलैक्स करती हैं तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स थे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीथिंग में। 3 स्ट्रक्चर कौन-कौन से थे? उसमें लंग्स शामिल हैं, डायफ्राम शामिल है और रिब केज शामिल है। अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले इंस्पायरेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर। जब इंस्पायरेशन होती है तो इसमें स्पेस जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। अगर अंदर स्पेस ज़्यादा होगी तो ही बाहर से हवा, बाहर का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, अंदर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। जब अंदर लंग्स में स्पेस ज़्यादा होगी तो बाहर से हवा नोज़ और माउथ के थ्रू लंग्स तक पहुँचेगी। अब ये कैसे स्पेस इंक्रीज होगी लंग्स की? लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो ग्रे कलर में स्ट्रक्चर दिखाया गया है चेस्ट कैविटी, यहाँ पे लंग्स मौजूद हैं, ऊपर रिब केज मौजूद है। जो रिब्स हैं इनके दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप होता है? जो मसल्स हैं रिब्स के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो रिब्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर को उठ जाती हैं। अंदर इसके लंग्स मौजूद हैं, लंग्स के बिल्कुल साथ के लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठती हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ उठती हैं तो अंदर स्पेस बन जाती है। और दूसरा जो मसल्स हैं डायाफ्राम के वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये लेस डोम लाइक हो जाते हैं। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है डायफ्राम की और आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है रिब्स की, इसकी वजह से अंदर स्पेस बन जाती है और अंदर प्रेशर कम हो जाता है।
जैसे ही अंदर प्रेशर कम होता है, यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी जो रिब्स के दरमियान में मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिब्स थोड़ी सी ऊपर को उठ जाती हैं, थोड़ा सा आगे को उठ जाती हैं। और शीट ऑफ मसल्स मौजूद है रिब्स की बेस पे, जिसको कहते हैं डायाफ्राम, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेस डोम लाइक हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस बन जाती है। जैसे ही अंदर स्पेस बनती है, तो लंग्स के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, और लंग्स क्योंकि स्पॉन्जी हैं, हमने ये पढ़ा है कि लंग्स स्पॉन्जी हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़े से फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, तो और बाहर हमारी इन्वायरमेंट में प्रेशर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से जो एयर है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से हमारे नोज़ और माउथ के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से इंस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन। हम अपने लंग्स से हवा कैसे अपने नोज़ और माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं, ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब जब एक्सपायरेशन होती है तो रिवर्स प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन में जो मसल्स हैं रिब्स के, वो रिलैक्स हो जाते हैं, रिब्स वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं, यानी डाउनवर्ड और इनवर्ड। इस तरह से जो साइड है चेस्ट कैविटी की, वो भी कम, उसमें स्पेस कम हो जाती है, यानी लंग्स के ऊपर प्रेशर, यहाँ पे डायग्राम में आप देखें, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, और जो डायफ्राम था वो भी रिलैक्स हो गया। जैसे डायफ्राम रिलैक्स हुआ, वो दोबारा डोम शेप हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लेस डोम शेप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑरेंज कलर की स्ट्रिप में आपको नजर आ रहा है डायफ्राम, ये डोम लाइक हो गया, यानी प्रेशर बॉटम से भी इंक्रीज हुआ, ऊपर से भी इंक्रीज हुआ, लंग्स प्रेस हुए, और अंदर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, और हवा को, ऐसी हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसको नोस्ट्रिल्स और माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी एक्सपायरेशन का प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।